नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र आनंद और आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर। इंद्रप्रस्थ है तो कुरुक्षेत्र भी है। दिल्ली चुनाव को इसी कुरुक्षेत्र में बदलते हुए तो आप देख ही रहे हैं। कुरुक्षेत्र का रण तो महाभारत के दौर की बात है। पांडवों को 5 गांव तक देने को राजी नहीं हुए कौरव, तब कुरुक्षेत्र में हुआ था महाभारत, जहां भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से भगवत गीता निकली। वो गीता आज भी घर घर में है। उसी गीता का एक अलग रूप, राजनीति, सत्ता और सिस्टम को समझाने वाला, उसे चलाने वाला रूप है। आप आज संविधान की किताब के रूप में देख सकते हैं। उसी संविधान पर खतरे की बात राहुल गांधी करते हैं। लंबे समय से राहुल इसी सिरे को पकड़कर पूरी देश नाप चुके हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी वो इसी बात को लेकर उतरे हैं। जय बापू, जय भीम, जय संविधान। इसी मंत्र के सहारे दिल्ली की 30 विधानसभा सीट राहुल गांधी के टारगेट पर है। इस स्लोगन को अगर राहुल गांधी और कांग्रेस ने उसी तरह से दिल्ली की जनता को समझा दिया जैसा ये है, तो बहुत बड़ा हेर फेर दिल्ली की सत्ता में कर सकते हैं। इसी बात से नरेंद्र मोदी को भी अब डर सता सकता है और अरविंद केजरीवाल भी घबरा सकते हैं, क्योंकि बापू, भीम और संविधान में कुरुक्षेत्र से निकली गीता, बापू के जीवन दर्शन और बाबा साहेब अंबेडकर के दिए अंत्योदय के इस इंसाफ की राह, हर कुछ इसमें है। देश की एक नई तस्वीर इसमें है। राहुल गांधी दिल्ली की लड़ाई को भी देश की लड़ाई की तरह ही लड़ रहे हैं, क्योंकि यहां भी उनके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल तो हैं ही। केजरीवाल और नरेंद्र मोदी के बीच जो भ्रष्टाचार की पोल खोल की होड़ मची है, राहुल गांधी उसी जड़ पर चोट करते हैं, जो असल में सबसे बड़े घपले की वजह है। राहुल गांधी गरीब, दलित और पिछड़ों की हिस्सेदारी और भागीदारी की बात करते हैं। मुफ्त की राजनीति से भी कांग्रेस को दूर नहीं कर पाते, लेकिन जिस असल बात को जिस अंदाज में वो करते हैं, वो एक बड़े राजनीतिक विमर्श और जनता के लिए हर पार्टी की राजनीति को नए सिरे से समझने की दिशा दिखाती है। राहुल गांधी की बातों के असर को केजरीवाल लोकसभा चुनाव में उनके सहयोगी के तौर पर देख चुके हैं और नरेंद्र मोदी उस असर की चोट को सीधे सीधे सह चुके हैं। इसीलिए राहुल गांधी को खारिज करने के बावजूद नरेंद्र मोदी और बीजेपी किसी भी चुनाव में उनके खौफ से आजाद नहीं हो पाते। इस बार तो अमित शाह का बाबा साहेब अंबेडकर पर दिया बयान और उनके अपमान का मुद्दा भी बीजेपी को डरा रहा है। दिल्ली में 12 रिजर्व सीट हैं, लेकिन दलित वोट करीब 30 सीटों पर जीत और हार का फैसला करते हैं। इन 30 सीटों पर बीजेपी की रणनीति ही ये समझने के लिए काफी है कि अब की बार नरेंद्र मोदी को केजरीवाल से ज्यादा राहुल गांधी का डर सता रहा है, क्योंकि दिल्ली की राजनीति विसात पर सत्ता के 11 साल बाद जनता की नजर में प्रधानमंत्री मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल एक सरीखे हो सकते हैं। इसलिए बताया जाता है कि बीजेपी ने 30 दलित बहुल सीटों पर अपने 90 नेताओं और करीब 45,000 कार्यकर्ताओं की एक फौज उतार दी है। इसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, वेस्ट बंगाल, राजस्थान से दलित नेता और कार्यकर्ता बुलाए गए हैं। इन सब की ड्यूटी विधानसभा से लेकर बूथ वाइज और पन्ना तक लगाई गई है। बीजेपी के टारगेट में मंदिर से लेकर चर्च तक है। चर्च सुनकर शायद आप चौंक रहे होंगे, लेकिन बीजेपी के टारगेट पर कन्वर्टेड ईसाई समुदाय भी आते हैं, जिसे वो अपना दलित वोट मानते हैं। दलित और पिछड़ों को वोट बैंक के तौर पर देखने का ये बीजेपी का एक अंदाज है। लेकिन राहुल गांधी दिल्ली की अपनी पहली रैली में ऐसे सच्चे भारत की तस्वीर बताते हैं। यानी बात तो एक ही तबके की है, लेकिन सोच में थोड़ा फर्क है। प्रधानमंत्री मोदी और दिल्ली की सत्ता के सूत्रधार पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल, ये दोनों भी बात जनता की कर रहे हैं, लेकिन पोल एक दूसरे की खोल रहे हैं। शीश महल बनाम राजमहल की जंग में आप सही या गलत, अच्छा या बुरा नहीं चुन सकते। नरेंद्र मोदी केजरीवाल पर करोड़ों के गोलमाल का आरोप लगाते हैं, तो केजरीवाल प्रधानमंत्री पर हजारों करोड़ के गोलमाल का आरोप लगाते हैं। सारे आरोप जांच का मामला है, कानून का मामला है, लेकिन आप कम गलत या कम बुरा ही चुन सकते हैं। ऐसे में राहुल गांधी यानी कांग्रेस थर्ड पार्टी है। राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी और केजरीवाल के मुकाबले कैसे परखा जाए? कांग्रेस 11 साल से सत्ता से बाहर है। दिल्ली की भी और केंद्र भी दोनों सत्ता से बाहर है। दिल्ली में उसे केजरीवाल ने बाहर किया और
केंद्र में नरेंद्र मोदी ने। दोनों ही जगह कांग्रेस को उन्हीं आरोपों को झेलते हुए सत्ता से बाहर होना पड़ा, जो आरोप अब नरेंद्र मोदी और केजरीवाल एक दूसरे पर लगा रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर जन लोकपाल को लाने का वादा करके ही नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के खिलाफ सत्ता में आए, लेकिन आज दोनों ही एक दूसरे को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, अपनी अपनी ओर से सबूत भी पेश कर रहे हैं। देश में जन लोकपाल को बहुत दूर है, अब तो वो चर्चा में भी कभी नहीं देखा जाता। तो फिर राहुल गांधी की बात और उनके सहारे कांग्रेस को परखने का यही एक बेहतर पैरामीटर हो सकता है। राहुल गांधी आज दिल्ली के दलित और पिछड़ों की बात करते हैं, दबे कुचले लोगों की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। इन सब में सीधे तौर पर भ्रष्टाचार की बात कहीं नजर नहीं आती। राहुल गांधी भी केजरीवाल के भ्रष्टाचार और नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार की बात बस एक लाइन में मुस्कुराते हुए करते हैं। असल में राहुल गांधी सत्ता परिवर्तन से भी आगे जाकर व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। राहुल गांधी का कहना है कि जब व्यवस्था बदलेगी, व्यवस्था और सिस्टम को संभालने वाले लोग बदलेंगे, तो सब कुछ खुद ब खुद संभलने लगेगा। जब हाशिए पर पड़े दलित और पिछड़े तबके की भागीदारी व्यवस्था और सिस्टम में बढ़ेगी, तो बहुत सारी खामियां खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। जब संविधान का राज होगा, तो नाइंसाफी अपने आप दूर हो जाएगी। जब सिस्टम और समाज के बीच की खाई कम होगी, तो बहुत सारी कमियां कम होने लगेंगी। आर्थिक भ्रष्टाचार की जड़ में व्यवस्था, सिस्टम और समाज का यही भ्रष्टाचार है। राहुल गांधी की बात काफी कुछ सैद्धांतिक नजर आती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है। इन बातों का व्यवहारिक पहलू भी आज की असल राजनीति है, लेकिन सिर्फ वोट हासिल करने की। आखिर आज की पूरी सियासत इसी दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यक वोट बैंक के इर्द गिर्द ही रची जाती है। पार्टियों के संगठन के पदाधिकारियों से लेकर उम्मीदवारों के चुनाव तक सब कुछ इसी आधार पर तो होता है। खुद प्रधानमंत्री मोदी देश भर में घूम घूम कर क्या अपनी जाति नहीं बताते? सबको पता है, वो कई बार अपनी जाति बता चुके हैं। इसी जाति को लेकर तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता तक चली गई थी, जबकि राहुल गांधी का निशाना तो भ्रष्टाचारी थे। देश का हजारों करोड़ का धन लूटकर विदेश भागने वाले थे। क्या उस पर किसी को कोई ऐतराज होना चाहिए था? वो भी उन लोगों को जो खुद को फकीर, कट्टर राष्ट्रवादी, संस्कारी पार्टी वाले एक हैं तो सेफ हैं और जाति से ऊपर उठकर हिंदू एकजुटता की बात करते हैं। ऐसे लोगों ने ना सिर्फ ऐतराज उठाया, बल्कि ऐतराज का मुद्दा भी जाति को जोड़ दिया। आज पूरे देश की राजनीति की यही धारा है, तो फिर सबसे बड़ा गोलमाल भी यही है। लच्छेदार भाषण और कुछ लाभार्थी योजनाओं का ऐलान करके दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक वोट हासिल करना और सत्ता मिलते ही उन्हें भूल जाना, कॉरपोरेट मित्रों के लिए नीतियां बनाना और हजारों लाखों करोड़ के खेल में उलझा जाना। क्योंकि वोट और सत्ता हासिल करने के बाद जिस तबके को नजरअंदाज किया जाता है, वो सत्ता की मनमानी को रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो उस सिस्टम, उस व्यवस्था में भागीदार है ही नहीं। आज भी वो सिर्फ भरोसा ही कर सकता है। लेकिन दिल्ली में जो चुनावी युद्ध चल रहा है, क्या उसमें सही या गलत को भी समझा जा सकता है? दोस्तों, राजनीति में अब सही या गलत की बात ही बेमानी है। अब तो आप गलत या कम गलत, बुरे या कम बुरे में ही चुनाव कर सकते हैं। हर चुनाव में कम बुरा, कम गलत चुनते हुए शायद कभी अच्छे और सही तक पहुंच सकें। लोकसभा चुनाव में चुनाव से इसी पैटर्न से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी 303 सीट से 240 के अल्प मत तक आ चुकी है। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी 67 से 62 सीट तक पहुंच चुकी है। जिनके वोटों से सत्ता मिल रही है, उनकी निगरानी, उनकी भागीदारी जैसे जैसे बढ़ेगी, शायद कम बुरे और कम अच्छे लोग भी धीरे धीरे कम होने लगेंगे। अच्छे और सही लोगों की संख्या बढ़ने लगे, फिलहाल तो ये एक कल्पना ही है, जिसे लेकर राहुल गांधी ने दिल्ली के सीलमपुर इलाके से कांग्रेस की एक बड़ी चुनावी मुहिम की शुरुआत की है। सीलमपुर कभी कांग्रेस का एक बड़ा गढ़ रहा है और इसी बार फिर जय बापू के ईश्वर अल्लाह तेरा नाम का मंत्र लेकर जय भीम के संघर्ष और उस संघर्ष से निकली जय संविधान की रोशनी में राहुल गांधी भी मुस्लिम दलित के साथ फॉरवर्ड का कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं। कांग्रेस और दिल्ली को 11 साल पहले के अपने दौर में ले जाना चाहते हैं।
राहुल के सीलमपुर का चुनाव आम आदमी पार्टी से सीधे तौर पर टकराता है तो बीजेपी के निशाने पर भी लाता है। सीलमपुर विधानसभा में करीब 60% मुस्लिम मतदाता है जो कभी कांग्रेस के साथ थे, आज आम आदमी पार्टी के साथ हैं। आसपास की करीब 5 से 6 सीट पर मुस्लिम और दलित वोटों को ऐसा ही कॉम्बिनेशन जीत और हार को तय करने वाला होता है। उम्मीदवारी के लिहाज से भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में दिलचस्प मुकाबला है। आप ने कांग्रेस के पुराने दिग्गज रहे हैं जो अब आप में हैं, उन मतीन अहमद के बेटे जुवैद को टिकट दिया है, जबकि सत्ताधारी दल आपके सिटिंग विधायक अब्दुल रहमान का टिकट कटा तो उन्हें कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए यह लड़ाई सिर्फ एक सीट की नहीं है। दिल्ली में 20% से ज्यादा दलित आबादी है, तो गोकुलपुरी, सीमापुरी, तीमारपुर, बुराड़ी, कृष्णानगर और लक्ष्मीनगर जैसी करीब 30 विधानसभा सीटों के नतीजे तय करने में काफी अहम है। राहुल गांधी की रैली पूरी दिल्ली और पूरे देश की दलित मुस्लिम आबादी को एकजुट करने के लिहाज से महत्वपूर्ण है। सीलमपुर, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और चांदनी चौक, इन 3 लोकसभा सीट पर भी असर डालता है। दिल्ली की लड़ाई को राहुल गांधी कांग्रेस के कमबैक का प्रतीक बनाना चाहते हैं। वैसे भी इंडिया गठबंधन के नेताओं के बयानों और राहुल गांधी की मौजूदा रणनीति को देखते हुए जो नजर आ रहा है वो ये है कि अब कांग्रेस अपने बूते ही राज्यों में नए सिरे से खड़ी होगी। अंतिम लक्ष्य तो केंद्र में नरेंद्र मोदी और बीजेपी सत्ता को चुनौती देना ही है, लेकिन इसके लिए पहले राज्यों में उन पार्टियों की सत्ता को भी चुनौती देनी होगी जो अभी तक सहयोगी की भूमिका में थे। इनमें दिल्ली में केजरीवाल हैं तो बंगाल में ममता बनर्जी भी होंगी, जहां 2026 में चुनाव है। 2027 में उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी अखिलेश यादव के सामने भी नई ताकत के साथ एक राष्ट्रीय दल की तरह ही नजर आ सकते हैं। और इसी साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में इसकी एक झलक तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन की सूरत और स्वरूप से समझ भी जा सकती है। इन सब बातों की बुनियाद दिल्ली ही बनेगी, जहां कांग्रेस 5% वोटों से भी नीचे सिमट चुकी है। राहुल गांधी के लिए दिल्ली जीतने के साथ ही कांग्रेस का जनाधार बढ़ाना एक बड़ी चुनौती है। अब जिस तबके की सियासत राहुल गांधी मुद्दों के आसरे कर रहे हैं वो कांग्रेस को उसका खोया हुआ जनाधार लौटा सकते हैं। देखना यह भी है कि मुद्दों और मेहरबानी यानी लाभार्थी योजनाओं में जनता किस ओर जाती है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी भरा वीडियो देखने के लिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप एक्सक्लूसिव खबर को लगातार देखते रहिए। हमारे इस वीडियो को आगे शेयर करिए, हमें अपना कमेंट भी जरूर भेजिए ताकि हम आपको और भी ज्यादा जानकारी भरी खबर दिखाते रहें। नमस्कार।